आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ, एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो ये बताता है कि भारत की संप्रभुता पर उँगली उठाई गई है। वो क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी के बारे में गलत बोला गया है, हमारी न्यायपालिका पे उँगलियाँ उठाई गई हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर उँगलियाँ उठाई गई हैं। हमारी आपको पता है कि इस समय निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो यूएस के विदेश यात्रा पर गई हुई हैं और ये कब गई थी ये आपको पता होना चाहिए कि 11 तारीख को यूएस के एक दौरे पर गई हुई हैं। इस दौरे के माध्यम से आपको पता है कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, आईएमएफ जिसको बोलते हो, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अलावा जो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर जो हैं, इनकी एक मीटिंग का आयोजन किया जाना है। उस मीटिंग में जो निर्मला सीतारमण हैं वो भी वहाँ पर पहुँची। तो साहब मीटिंग हो रही थी, विश्व के बहुत से देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आए हुए थे, आईएमएफ की लीडर बैठी हुई थी, इसके अलावा G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो G20 के कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान आप देखते हैं यूएस का एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में जो निर्मला सीतारमण हैं, इसके अलावा जो भारत के निर्मला सीतारमण के अलावा 11 अन्य व्यक्तियों के बारे में वांटेड लिख दिया गया। कहा गया कि ये लोग वांटेड हैं। पूरी खबर क्या है? अब आप इस न्यूज़ के माध्यम से समझिए कि ये जो 11 हैं, इन 11 में एक जुडिशरी का भी नाम शामिल है। भारत की न्यायपालिका के बारे में भी उसको क्या बोला गया है? वांटेड बोला गया। ये न्यूज़पेपर कहाँ का है? ये न्यूज़पेपर यूएस का है। कौन सा है? तो बताएँगे। इस न्यूज़पेपर का नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो इस न्यूज़पेपर के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये किसने न्यूज़ निकाली है? ये क्यों भारत के बारे में ऐसी न्यूज़ बोली जा रही है? तो आप देखें यहाँ पर लिखा है कि मोदी मैग्नेस्की 11। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि मीट द ऑफिशियल हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू द इन्वेस्ट। मतलब कहने का ये है कि ये बातें लिखी गई हैं कि मोदी मैग्नेस्की, ये मैग्नेस्की क्या है? अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इसमें बताया है कि देखिए इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए अनसेफ जगह है। भारत में कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्ट है वो ना करे। ऐसे समय में बोला गया है जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमको प्रमोट करने के लिए यूएस में गई हुई हैं। उस मौके पर वहाँ की मीडिया के माध्यम से ये बात सामने निकल के आती है और भारत पर इस तरीके के लांछन लगाए जाते हैं। कौन है भाई? क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो? तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं क्या? अब ये बात निकल के आई है तो इसको देखिए। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि ये जो न्यूज़ है इसका सीधा-सीधा संबंध बाइडेन के साथ नहीं है। ये न्यूज़पेपर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, देखिए कौन सा न्यूज़पेपर है? तो ये यूएस का न्यूज़पेपर है जिसको बोलते हो वॉल स्ट्रीट जर्नल पब्लिश्ड एंटी इंडिया एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग इट अनसेफ द इन्वेस्ट। मतलब भारत में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। तो अब बात ये उठती है, क्या ये अमेरिका सरकार की साजिश है? तो नहीं, अमेरिका सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, बाइडेन की इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है इस पर बाइडेन का कोई अधिकार नहीं है। ना ही इस न्यूज़पेपर के माध्यम से यूएस की सरकार ने कोई ऐड निकाला है, बल्कि ये एक न्यूज़ जो है वो एनजीओ के द्वारा निकाली गई है और उस एनजीओ का नाम है फ्रीडम फ्रंटियर। फ्रीडम फ्रंटियर नामक ये एनजीओ यूएसए में काम करता है। उस एनजीओ के माध्यम से ये एक फुल पेज ऐड दिया गया है। अभी आप देखते हो जो न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर में एक फुल पेज ऐड होता है, चाहे किसी कंपनी का ऐड दे रखा हो, चाहे किसी भी प्रकार, जैसे देखते हो बहुत सारी कोचिंग का फुल पेज ऐड आता है, पूरा एक ऐड दिया गया होता है, ठीक है ना? उसी टाइप से ये यूएस की न्यूज़पेपर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसमें ये ऐड दिया गया और उसमें लिखा गया है कि वांटेड, ठीक है, मोदी मैग्नेस्की 11 मीट द ऑफिशियल हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू द इन्वेस्ट। मतलब भारत में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में मैग्नेस्की बोला गया है। तो मैग्नेस्की का मतलब क्या है हम इसको जानेंगे। और ये जो फ्रीडम फ्रंटियर है, जो एनजीओ है, जो यूएस में कार्य करता है, इसको भारत से क्या प्रॉब्लम है, भारत के बारे में ऐसा क्यों लिख रहा है? तो ये हमारी संप्रभुता पर खतरा, वो सॉरी, संप्रभुता पर धावा है।
ये क्यों, मतलब ऐसी बातें बोल रहे हो, तो हमारी जुडिशरी के बारे में बोल रहे हो, तो तुम्हारी ये नीचता है। अब इस नीचता का जवाब तो इंडिया को देना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे देते हैं। तो हम पहले तो इसको जान लेते हैं कि ये जो मैग्नेस्की है इसका मतलब क्या है, मैग्नेस्की है इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम पूरे मामले को समझ पाएंगे। दरअसल में यहाँ पर जो टोटल 11 नाम दिए गए हैं निर्मला सीतारमण का है। इसके अलावा जो अभी आप देखते हो जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उनके बारे में बताया गया है। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनके बारे में बताया गया। कुल मिला के ऐसे कुल 11 नामों का जिक्र किया गया है कि इन पर साफ रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, इन पर प्रतिबंध लगा दो। मैग्नेस्की का मतलब क्या है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप पूरा खेल समझ जाएंगे कि एक्चुअली में है क्या। देखो ये जो शब्द आपने देखा है मैग्नेस्की 11, एक्चुअली में ये बात रसिया से संबंधित है। रूस से संबंधित कैसे है, तो रूस में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका कि नाम हुआ करता था मैग्नेस्की। ये व्यक्ति है। अब ये हैं कौन, इन्हें आप देखेंगे तो एक वकील हुआ करते थे, एक लायर हैं, टैक्स से रिलेटेड लायर हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो रूस की सरकार थी, तो उस रूस की सरकार के विरोध में एक प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के दरमियान इन पर कुछ आपत्तियां आई, इन पे कुछ लांछन लगाए गए, सरकार के द्वारा इनकी कड़ी निंदा की गई। ऐसे में इन्होंने सरकार के विरुद्ध जो गैर कानूनी कार्य हैं उन गैर कानूनी कार्यों का एक एक कहते हो कि प्रूफ लेना तैयार किया। और समय आने पर इन्होंने जो रूस की सरकार है उसके विरुद्ध में वो उसके जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के खिलाफ एक काला चिट्ठा तैयार कर लिया, जिसमें उन मंत्रियों के भ्रष्टाचार के संदर्भ में सारी जानकारी व्याप्त थी। तो इस व्यक्ति ने वो सारी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर ली। उसके बाद आप देखते हो कि इस जो मैग्नेस्की है इस व्यक्ति को मास्को की जेल में डाल दिया गया। रूस की सरकार ने इसको कैद कर लिया और मास्को की जेल में डाल दिया गया। कुछ समय तक मास्को की जेल में रहा, किंतु 2012 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब इस व्यक्ति की रूस की जेल में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो अमेरिका है, जो अपने आप को सुपीरियर बताता है, अपने आप को दादा बताता है, उसको लगा कि रूस के द्वारा जो एक लायर था उसकी हत्या कर दी गई है। क्यों हत्या कर दी गई है, क्योंकि वह सरकार से प्रश्न पूछ रहा था, सरकार की जो हकीकत है वो जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो ये चीजें गैर कानूनी है। अगर ये चीजें ऐसे ही घटती रही तो विश्व में जो मानवता है उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए मानवता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मैग्नेस्की जैसी घटना दोबारा ना घटित हो, इसलिए यूएस ने एक बिल पारित किया जिसका कि नाम था द ग्लोबल मैग्नेस्की ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट बना 2016 में। अब इस एक्ट का मतलब यह था कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों का हनन करता है, चाहे वह एक संस्था हो, चाहे वह एक व्यक्ति हो, चाहे वह सरकार के प्रमुख नुमाइंदे हों, उन सब पर यह लागू होता है बशर्ते किसी व्यक्ति का अगर मानव के अधिकार का हनन होता है। मतलब ये माना गया कि जो मैग्नेस्की है उसके साथ गलत किया गया है। अब उसके साथ गलत किया गया है तो मतलब जिन लोगों ने गलत किया है उन पर अमेरिका जो है वो कुछ प्रतिबंध स्थापित करेगा। वो प्रतिबंध किस रूप में होंगे, तो वो प्रतिबंध आप देखने को इस रूप में मिलेंगे कि पहली बात, अमेरिका ऐसे लोगों को अपने देश में आने पर प्रतिबंधित करेगी। दूसरा, ऐसे लोगों का जो भी निवेश यहाँ पर है, अमेरिका में लगा हुआ है, उसको जब्त कर ले जाएगी, उसको वापस नहीं देगी। ऐसी सारी लिमिटेशंस इस एक्ट के द्वारा लगाई गई। तो अब ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के 11 व्यक्तियों पर मैग्नेस्की एक्ट लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मोदी मैग्नेस्की कहा गया है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति है जिसने कहा है कि उसके मानवाधिकारों का हनन किया गया है। वो मानवाधिकारों का हनन किसने किया है, तो उसमें मोदी हैं। इसके अलावा 11 अन्य व्यक्ति हैं जिसमें हिंदुस्तान की जुडिशरी है, जिसमें हिंदुस्तान का जो एडिशनल
जो आप देखते हो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो, इसके अलावा निर्मला सीतारमण हो गई जो वित्त मंत्री हैं वो, इसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम इसमें दिए गए हैं जो कि स्पष्ट नहीं है। तो उन व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है और इनके खिलाफ ये मैग्नेस्की एक्ट लाने का बात कही गई है। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये मैग्नेस्की एक्ट क्या था। ठीक है, अब बात ये निकल के आती है कि अमेरिका ने एक्ट बना दिया। अब ये व्यक्ति जो था 2016 में एक्ट बना दिया गया। अब है क्या कि इसमें देख लो पूरी जानकारी दे रखी है। अधिकारियों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करता है जिन्हें मानवाधिकार अपराधी माना जाता है, उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाता है और उन्हें अमेरिका में प्रवेश देने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मतलब जिस पर भी ये मैग्नेस्की एक्ट लगाया जाएगा उसके अमेरिका आने को बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसकी जो भी संपत्ति अमेरिका में होगी उसको भी फ्रीज कर दिया जाएगा। ये बातें इस एक्ट से निकल के आई। इसके अलावा आप देखोगे, ये तो बात हो गई ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। बात आगे ये निकल के आती है, तो ये जो ऐड दिया गया है जिसमें मैग्नेस्की एक्ट लगाने की बात की गई थी, तो ये जो आप देखते हो कहा कि वो एनजीओ है जिसको फ्रीडम फ्रंटियर के नाम से जानते हो। तो फ्रीडम फ्रंटियर को क्या यूएस की गवर्नमेंट ने लगवाया था? यूएस की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये ऐसा ऐड निकालो? नहीं, यूएस की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि एक और व्यक्ति है जिसने ऐसा कहा था। तो ये दिखाया गया है कि ये भगोड़ा था एक व्यक्ति जिसको रामचंद्रन विश्वनाथन के नाम से जानते हो। तो ये जो रामचंद्रन विश्वनाथन भगोड़ा है ये एक्चुअली में कौन है? यहाँ पे बताया गया है कि जो कि एंटी इंडिया एड अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन के विरुद्ध ऐसे ऐड निकालने की हिम्मत करता है, वो एक्चुअली में भगोड़ा है कौन, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो ये एक व्यक्ति हैं जिनको कि आप कहते हो कौन, इनको जिनको कि आप कहते हो विश्वनाथन। ये विश्वनाथन आपके उनका पूरा नाम देखते हो तो रामचंद्रन विश्वनाथन है। इन रामचंद्रन विश्वनाथन के माध्यम से ऐसा ऐड निकालने के लिए ये जो कंपनी है, ये जो एनजीओ है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उस कंपनी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसने इस ऐड का प्रकाशन किया, जिसमें मोदी के ऊपर, मोदी सहित निर्मला सीतारमण, जुडिशरी हिंदुस्तान की, इन सब पर एक लिमिटेशन लगाने की बात की गई, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई। इसके अलावा इंडिया में निवेश करने के लिए प्रतिबंधित करने की बात कही गई कि भारत निवेश करने के लिए एक सही जगह नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब निर्मला सीतारमण हमारी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यूएस गई हुई थी। तो ये व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, इसका हमने क्या बिगाड़ लिया? तो आप देखेंगे भगोड़ा है रामचंद्रन, ये बात कर रहा है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगा दो। काहे सैंक्शंस लगा दें? कौन हो तुम? देखते हैं इनको कौन है ये रामचंद्रन हैं, इनके बारे में जरा जानने का प्रयास करते हैं। तो आप इनके बारे में अगर जानेंगे तो पूरा मामला दरअसल में 2004 का है। 2004 का भी मामला क्या है? तो 2004 का मामला ये है कि एक कंपनी हुआ करती थी जिसको आप बोलते थे 2004 में देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब 2004 में जो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, इस देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच हुआ करती थी जिसको आप एंट्रिक्स बोलते थे। क्या बोला जाता था? एंट्रिक्स। एक इसकी शाखा है, इसरो की एक शाखा हुआ करती थी। तो इसरो की शाखा एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत होना क्या था कि जो इसरो है वो एक नए उपग्रह का निर्माण करेगी और वह उपग्रह जो है उस उपग्रह के माध्यम से जो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है इस उपग्रह का ये प्रयोग करेगी और हिंदुस्तान में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी पर आधारित कुछ स्मार्टफोन की लॉन्चिंग करेगा। ये प्रोजेक्ट दिया गया, ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। देखिए, बेंगलोर स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया के बीच एक सैटेलाइट डील पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ था। ये बात 2004 की थी, मामला चला 2004 में, ये बात ठीक थी, दोनों के बीच एक समझौता हो गया। लेकिन कुछ समय बाद देखोगे कि जो एंट्रिक्स है, इसरो की जो ब्रांच थी एंट्रिक्स, उसके विरोध में और जो देवास है, इन दोनों के अधिकारियों के विरोध में, खासकर देवास के अधिकारियों के विरोध में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। उस भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ अधिकारी जो थे वो एंट्रियास के भी शामिल पाए गए। तो ऐसे में इन दोनों की जो डील थी,
खासकर एंड्रियास ने देवास के साथ जो समझौता किया था, उस समझौते को तोड़ दिया। जब उस समझौते को तोड़ दिया तो देवास के माध्यम से ऐसे मुद्दे को लेके, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत सारी मनी लगी हुई थी, बहुत सारा पैसा इसके द्वारा लगाया गया था। वो पैसा कोई छोटा-मोटा रकम नहीं थी, वो थी 766 करोड़ रुपए। 766 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जो देवास कंपनी के द्वारा लाया गया था। तो ऐसे में जब एंट्रिक्स के द्वारा इस प्रोजेक्ट से मनाही की गई, तो देवास कंपनी के द्वारा इस केस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। मतलब इंडिया की अदालत में तो लड़ा ही लड़ा, जब यहाँ पर हार गए तो कनाडा में लड़ा, यूएस में लड़ा। आप देखो विश्व के अत्यधिक देशों की अदालतों में इस मामले को एक केस के रूप में इस मामले की सुनवाई की गई, लेकिन हर जगह से कहीं से जीत मिली तो कहीं से हार मिली। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जगहों पर इनको जीत भी मिली। एक केस में ये बात सामने भी निकल के आई कि एंट्रियास को ऐसा नहीं करना चाहिए, देवास के साथ जो भी समझौता डील किया गया है उसको पूर्ण करना चाहिए। लेकिन अंततः आप देखोगे कि जो भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उसने अंततः लास्ट में ऑर्डर ये दिया कि एनसीएलएटी का जो ऑर्डर था जिसने देवास कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को बरकरार रखा और पुनः देवास कंपनी को प्रतिबंधित करने का ऑर्डर दे दिया। जब देवास कंपनी को प्रतिबंधित करने की बात कर दी गई, तो देवास कंपनी, आप देखते हैं कि इस मामले में केंद्र में एक व्यावसायिक विवाद है, जो कि फरवरी 2011 में एंट्रिक्स और देवास के बीच उत्पन्न हुआ। जब पूर्व क्या यार, जब पूर्व में, यहाँ पे कुछ पीपीटी में गलत है, उसके बाद 2000, मतलब कहने का 2005 में जब समझौता हुआ था उसको जब रद्द कर दिया गया था, तो देवास ने बहुत सारे कोर्टों में गए थे, क्योंकि उनकी जो मनी थी 766 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, जब वो नष्ट हो रहा था, उन उपग्रहों के माध्यम से जो उसको प्रॉफिट होने वाला था, जब वो खत्म हो रहा था, तो ऐसे में उस केस को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। अंततः परिणाम क्या निकला? परिणाम यही निकला कि ये जो एंट्रियास है, इसको देवास के साथ जो संबंध बनाए गए थे, उन संबंधों को विच्छेद कर दिया गया। और जो इसका एक्चुअली में ये पूरा मामला अब आपने देख लिया, जो देवास है, देवास मल्टीमीडिया कंपनी है, तो देवास मल्टीमीडिया कंपनी का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? देवास और एंट्रियास का मामला समझ गए। अब ये जो व्यक्ति है, जिसको कि आप बोलते हो विश्वनाथन, रामचंद्रन विश्वनाथन, ये जो देवास कंपनी है उसका सीईओ हुआ करता था, उसका सीईओ हुआ करता था। तो सीईओ की हैसियत से इस व्यक्ति पर बहुत सारे चार्ज आए। इस व्यक्ति को आप बोल सकते हो कि देश छोड़ के चला गया, भगोड़े के रूप में हिंदुस्तान में घोषित कर दिया गया। अब ये देश छोड़ के भाग गए, तब से ही ये भारत विरोधी हो गए, चूंकि भारतीय मूल के ही थे। लेकिन अब इनको लगता है कि भारतीय जुडिशरी ने इनके साथ न्याय नहीं कर पाया है। अब हिंदुस्तान में इनका पैसा, जो इनको लगता है, इनके मुताबिक, चूंकि ये न्यूज़ भी आप देखते हो वेस्टर्न की ही न्यूज़ है, पश्चिमी देशों की ही न्यूज़ है, उनके माध्यम से इस व्यक्ति के माध्यम को ये लगता है कि हमारा पैसा डूब गया है हिंदुस्तान में, इसलिए अब ये जुबान खोल-खोल के चिल्ला रहे हैं कि हिंदुस्तान अनसेफ जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट मत करिए, नहीं तो वो डूब जाएगा। और जो मैग्नेस्की एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि वो जुडिशरी, उनको लगता है कि जुडिशरी ने हिंदुस्तान की हमारे साथ न्याय नहीं किया। जो हिंदुस्तान के प्रमुख अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट है, उसने हमारे साथ न्याय नहीं किया। ऐसे में उनके विरुद्ध अमेरिका जो है सैंक्शंस लगाए, अमेरिका उन पे प्रतिबंध लगाए, उनके आने पर पाबंदी करे, जो उनकी संपत्ति है अमेरिका में उसको फ्रीज कर लिया जाए। ठीक है, तो पूरा मामला ये है। अब आप समझो कि ये बात कोई छोटी-मोटी बात नहीं, ये भारत की संप्रभुता पर सीधे-सीधे अटैक करने का प्रयास किया गया है। सीधे-सीधे संप्रभुता पर अटैक करने का प्रयास किया गया है। कैसे हिंदुस्तान इस समस्या से निपटता है, इस मामले में भारत को कड़ी जवाब देने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ कोई छोटी-मोटी बात नहीं, बड़ी बात है। हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हो, हमारे जो प्रमुख लीडर हैं, आप उन पर सवाल उठा रहे हो। आप कितने बड़े भी शहंशाह क्यों ना हो, हिटलर से बड़े तो नहीं होंगे। एक समय उसकी भी ढल गई, एक समय सिकंदर की भी ढल गई, तो तुम कौन हो? तो इनको जवाब देने की आवश्यकता है, देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हो, तो आने वाले समय में ऐसे बहुत से भगोड़े हैं जो इंडिया से भाग गए हैं,
समय आने पर वो भी अपनी ज़ुबान खोलेंगे। तो पहले ही व्यक्ति की ज़ुबान कतर दी जाए तो ज़्यादा सही रहता है। वो कहते हैं कि क्या है, नहीं पता। चलिए ठीक है, जैसा जो भी है, बढ़िया है। अब इस व्यक्ति के बारे में पूछा पूरा समझ गए हैं कुल मिला के। तो अब अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा इसको शेयर करो, लाइक वाइक करो, ठीक है ना? थैंक यू।